करके शारीरिक दूरी बना करके रखें, ये उनको देश के लोगों से कहना चाहिए। क्योंकि अब तो खुद ही कहना पड़ रहा है ना, झक मार के कहना पड़ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, है ना, किसी के प्रति आप बीमार जो है उसके प्रति आप भेदभाव का नजरिया नहीं रखिए। तो भाई जब बोल रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके तो राइटर्स होते हैं ना, आपके तो बाकायदा जो है प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है वो कहने के लिए मन की बात रहती है ना, सब कुछ स्क्रिप्ट तैयार रहता है ना, आप तो पढ़ने का काम करते हो ना। तो फिर जब आपको आपके जो सलाहकार हैं, आपको जिस सलाहकार ने आपको सोशल डिस्टेंसिंग शब्द दिया था उसको तुरंत सैक करना चाहिए आपको, और आपको ये कहना चाहिए कि ये शब्द हमारे लिए एक धब्बा है और मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर वो साहब, मोहन भागवत जी की तरफ से आया था सोशल डिस्टेंसिंग, नागपुर हेडक्वार्टर से, ऐसा लग रहा है मुझे। तो नागपुर हेडक्वार्टर तो उसका प्रवर्तक है ना, जी वो तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का उनके पास में जिसे कहते हैं सुपारी है, उनके पास में ठेका है इस बात जी। का। हालांकि वो भी आजकल बोल रहे हैं कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये तो वही लोग हैं। खैर, जो लोग गांधी को टारगेट कर सकते हैं वो किसी दूसरे को नहीं करेंगे, ऐसा तो हम तो जो है वो मतलब डॉक्टर साहब, मानते नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, ये भी जी। वर्तमान कुछ 2-3 दिन पर पेपर में आया कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, वो कह रहे हैं कि सीए का जो आंदोलन था उसके कारण कोरोना भारत में आया, पेपर में छपा हुआ है। आपका क्या ये, कहना है? हाँ, मेरा कहना यह है, इस देश के अंदर डॉक्टर सुनीलम वो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा शाहीन बाग में यात्रा के दौरान होके आया है ना। हमने जो पूरे देश के अंदर यात्रा की, इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो हमने यात्रा की, हमने जो समाजवादी आंदोलन के जो 85 वर्ष हुए उसके ऊपर जो हम लोगों ने आंदोलन की, हमने सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ में जो हमने पूरे देश की यात्रा करने का काम किया, तो जिस समय इन्होंने तबलीगी जमात को बनाया था, उसी समय मैंने ट्वीट किया था कि अगला निशाना कौन होगा, अगला निशाना शाहीन बाग होंगे। शाहीन बाग के लोगों की अभी तो दिल्ली के अंदर गिरफ्तारी शुरू की है, इन्होंने बंबई के शाहीन बाग के अंदर भी कुछ कोशिश किया था, और मेरे को ये पक्का मालूम है कि जो विशेष इलाके थे शाहीन बाग से जुड़े हुए उनको सील किया गया है। और पूरे देश के अंदर सब जगह लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन उन जगह पर लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है, वहां पर धारा 144 खत्म होने वाली नहीं है। तो जो जो एक नियत है वो खराब है, और यही इसीलिए मैं तो चाहूंगा कि जो है शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री ने किस आधार पर दिया, मैं ये पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान, तुम मुख्यमंत्री अब क्या तीसरी बार बने हो, जबरदस्ती बना दिए गए हो, थोप दिए गए हो। पिछली बार भी, पहले भी तुम्हें उमा भारती को है धक्का दे करके तुम्हारे को थोप दिया गया था, तो तुम जो है थोपे गए मुख्यमंत्री हो। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम ये बताओ कि शाहीन बाग इस देश में कितने चल रहे थे और उसमें कितने पॉजिटिव लोग मिले। और फिर मैं चाहूंगा कि जितने लोग अलग अलग स्थानों के अंदर इकट्ठे हुए, जो पिछले 2 महीने में जो लोग इकट्ठे हुए, धार्मिक अनुष्ठानों में इकट्ठे हुए, उनकी भी जांच करा लेना, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। जब वो इकट्ठे हुए होंगे और उसके अंदर कोई भी एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव हुआ होगा तो फिर उसका फैलाव हुआ होगा। कोरोना धर्म देख करके शाहीन बाग है इसलिए यहां पर घुस जाओ, और ये जो है इस्कॉन का मंदिर है इसमें नहीं घुसो, ऐसा नहीं होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो ये जो दिमागी फितूर है शिवराज सिंह का, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और इसको लेकर के मैं उन्हें पत्र भी मैं उन्हें लिख रहा हूं जिसमें मैं उनसे माफी की मांग कर रहा हूं। अरे वो तो डॉक्टर साहब, विज्ञापनों में अपना फोटो हंसते हुए छपवा रहे हैं दवाइयों के, जो जी 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 लोगों से कह रहे हैं, प्रदेश की जनता से कह रहे हैं कि दान जो है खुले मन से जी। कीजिए, और ये फ्रंट पेज हाँ में हाँ हंसते हुए फोटो खिंचा रहे हैं, ये भी लोग आलोचना कर रहे हैं। हाँ, देखिए नहीं सर, ठीक ही बात है ना। हाँ आफ्टर ऑल जो है हर चीज का एक मौका होता है। आप किसी के मौत के अंदर जाएं, आप किसी की तेरहवीं में जाएं और आप वहां पर ठगा के लगा के अगर आप हंसने लगें तो ये माना जाएगा कि आप उसके दुख में शामिल नहीं हैं, आपको सत्ता मिली है और आप मौज कर रहे हैं। जी बोलिए बोलिए, आवाज जी आ रही है। हाँ, बोलिए डॉक्टर साहब। आपको सत्ता मिली है और आप मौज में हैं, आप मस्ती में हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसे दिखाने की जरूरत नहीं है ना भाई, आप तो बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं, तो कम से कम डॉक्टर मतलब साहब, मैं और जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था
कि वैसे ही देश की जीडीपी पहले भी बहुत गिरी हुई थी, और 10 साल से ये मोदी की गवर्नमेंट भारत के अंदर है, और अभी ये कोरोना आ गया है, तो जी। अभी अलग से फंड बना के और ये सब लोग चंदा कलेक्शन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, और आने वाले समय में आप क्या देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी कोरोना और ये जो देखिए, आपने आपने आपकी जो चिंता है, आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में बेरोजगारों की संख्या दुगनी होने वाली है। भारत के अंदर 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज काम की जरूरत है, तो ये बढ़कर के 25 करोड़ होने वाले हैं। अब इनके लिए जो लोग गांव से आज अभी जो ये विशेष ट्रेनें चल रहे हैं, ये लोग जब गांव जाएंगे तो ये लोग तुरंत वापस आने वाले नहीं हैं। नंबर एक बात ये कि तुरंत जो काम होना है वो ये होना है कि आपको मनरेगा के अंदर आपको 200 दिन का काम, 100 दिन की जगह 200 दिन का काम आपको तत्काल शुरू करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपको मनरेगा को लोगों के खेत से जोड़ना चाहिए, क्योंकि खेती किसानी भी संकट में है, किसान आत्महत्या करता है, 5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए जरूरी ये है कि अभी जो जैसे बोनी का टाइम आएगा, अभी कटाई वटाई का काम तो लगभग काम पूरा हो गया, अब जो है फसल लोग बेचने का काम कर रहे हैं, उनको रेट सही नहीं मिल रहा, जो है 2100 रुपए का रेट कहा था हमारे शिवराज सिंह चौहान ने कि 2100 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन लोगों को 1500 रुपए के ऊपर बेचना पड़ रहा है। आज मेरे पास में फोन आया, तो मेरे गांव से फोन आया तो भी मैंने को बताया, अलग अलग जिलों के लोगों ने बताया 1500 से 1700 में लोग अपने गांव में बेच रहे हैं, क्योंकि अभी भी खरीदी केंद्रों के अंदर जाने में उन्हें बहुत तकलीफ है। वहां पर भी काफी किस्म की 15 अकेले मुल्ताई के अंदर ही 15-15 रुपए जो है एक्स्ट्रा लिया जा रहा है अलग अलग उसके नाम से खरीदी केंद्रों के ऊपर। कहीं कहीं पर कोरोना के नाम से भी पैसा कुछ लोग वसूली करने का काम कर रहे हैं। तमाम किस्म की शिकायतें हैं, तो कम से कम ये कर दिया जाता कि जो बोनी जब होगी तो जो मजदूर काम करेगा वो मनरेगा के माध्यम से उसको पैसा दिया जाएगा। इससे दो काम होते हैं, एक तो जो मजदूर है उसको काम मिल जाता, खेतीहर मजदूर है उसको काम मिल जाता, शहर का जो मजदूर आया है उसको काम मिल जाता, और किसान की जो लागत है कम से कम बोनी के समय उसको जो मजदूर को पैसा देना पड़ता है वो मनरेगा के माध्यम से चला जाता। तो दोनों का काम होता, किसान का भी काम होता, मजदूर का भी काम होता। तो पहली बात तो यह है कि अब आप बेरोजगारी का हल कैसे करेंगे। मेरा कहना यह है कि ये समय आ गया है, दो बातों पे आपको विचार करना है इस समय। एक बात तो ये, पूरी दुनिया का जो पूंजीवाद है वो संकट में पड़ गया। दुनिया के सबसे अमीर देश, मैं ये चाहता हूं इस बात को, जो गंभीर लोग हैं जो इस बात को सुनेंगे, मैं चाहता हूं इस बात को नोट करें, दुनिया के सबसे जो गरीब अफ्रीका के देश हैं वहां पर प्रति व्यक्ति प्रति साल की जो आय है वो 300 से 500 डॉलर है। और जो अमीर मुल्क हैं, अमेरिका से लेकर के स्विट्जरलैंड से लेकर के यूएई तक और आयरलैंड तक, इनकी जो है वो 60,000 से लेके 80,000 डॉलर है इनकी, है ना। तो मतलब करीब करीब सोचिए 400-500 गुने का अंतर है आमदनियों के अंदर। तो ये जिस तरीके का भेद इस देश के अंदर भी है, तो मेरा दो सुझाव हैं। पूंजी कहां से आएगी? इस देश के अंदर जितने पैसे वाले लोग हैं, 100 करोड़ से ऊपर जिसकी संपत्ति है, सबके ऊपर आप 40% का टैक्स लगाओ, टैक्स का तुरंत भुगतान करो, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी को आप जब्त करो। नंबर एक का सुझाव। नंबर दो का सुझाव ये है, पूरे देश में जितने मंदिर हैं उसके अंदर लाखों करोड़ रुपए का सोना पड़ा हुआ है। ये सोना उन लोगों ने दिया है जो सोना जो रखा है, उस सोने को भारत सरकार, जैसे राजा रजवाड़े खत्म किए गए थे इस देश के अंदर, उसी तरीके से जितने मंदिरों के अंदर सोना है आप 10% छोड़ दो, 90% भारत सरकार का रिजर्व बैंक के अंदर आ जाए, और आप वो रिजर्व बैंक के माध्यम से वो जो पैसा आता है, इन अमीरों का जो पैसा आता है और ये जो पैसा मंदिर का पैसा आता है, मुझे लगता है इन दोनों पैसे से आसानी से आपके पास में 50 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। अभी आपकी जो टोटल बजट है वो आपके पास में 28-29 लाख करोड़ का बजट है। तो आपके पास में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जिसके पास में पैसा है उससे पैसा निकालने की इच्छा शक्ति की कमी है। मोदी जी अभी भी उनको छूट दे रहे हैं। आपने देखा एक आरटीआई आई, आरटीआई के अंदर पता चला कि 68,000 करोड़ रुपए की छूट तो मोदी जी ने अभी अभी दी है ना। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी नजर में ये गरीब लोग हैं जिनके बारे में हम एक ही मांग कर रहे हैं बार बार कि ये 54 करोड़ जो लोग हैं इनको 5,000 रुपए का ट्रांसफर किया जाए।
इनको डायरेक्ट जो है ट्रांसफर करने का काम किया जाए, ये जो बात है। तो इसलिए मेरा मतलब है इस देश में पूंजी की कमी नहीं है, इस देश में पैसे वालों की कमी नहीं है, लेकिन वो पैसा सरकार के खजाने में आए, ये पीएम केयर फंड में नहीं। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, जी आना चाहिए सीधे। हाँ, है ना सांसद लोगों ने फंड देने की जरूरत थी क्या? मेरे इसको बताना जी। जो सांसद लोगों ने अपने फंड दिया है, अपना हाँ, निधि ली है, वो हाँ। फंड जो है उधर वो अपने जनता को देते, उन्होंने वहाँ केयर फंड में दे दिया। अरे केयर फंड देखिए, अभी वो दिया नहीं है, वो तो ले लिया गया है ना। ये डिक्टेटरी है, ये तानाशाही है ना। ये एक भी सांसद से नहीं पूछा गया कि तुम देना चाहते हो नहीं देना चाहते। आखिरकार मैं ये भी कहना चाहता हूं, चाहे वो एमएलए हो, वो एमपी हो, जो पैसा होता है वो पैसा जो है तो क्षेत्र में खर्च होता है। वो कोई एमपी या एमएलए के घर थोड़ी खर्च होता है, वो तो आपके इलाके के डेवलपमेंट में खर्च होता है। तो कुल मिलाकर के वो डेवलपमेंट तो होना ही है। आप मतलब एक इस हाथ से दो या उस हाथ से दो, कुल मिलाकर के आपको डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि इस देश में इच्छा शक्ति की कमी है, और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं उनकी नजर के अंदर वंचित तबके के लोग नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग, महिलाएं, निराश्रित लोग, बच्चे उनकी नजर के अंदर नहीं है। उनकी नजर में कॉर्पोरेट है, तो जो काम करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं, और वो एक ही है नीति। उनका पूरा जो दर्शन है वो एक ही दर्शन है, कॉर्पोरेट को छूट, किसानों, मजदूरों और आम आदमी की लूट। सर मेरा आखिरी प्रश्न है, राकेश भाई एक प्रश्न मैं कर लेता हूँ। छोटा तो कुछ। ओके आप जी जी आप बोलिए ओके सर, मेरा प्रश्न ये है, अभी कोरोना चल रहा है और हमारी ऐसी मंगल कामनाएं हैं, और हम पूरा भरोसा करते हैं अपने वैज्ञानिकों पे और डॉक्टरों पर कि जल्द ही इसका इलाज खोज लिया जाएगा, वैक्सीन बन जाएगी, दवाई बन जाएगी। यदि ये समस्या दूर हो जाएगी तो उसके बाद देश में कौन से मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों पर देश के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए? आपकी इस विषय में। देखिए पासवान जी, नंबर एक बात यह है कि आप समझ लीजिए, वैक्सीन अगर बनेगा तो सितंबर के पहले नहीं आ सकता। नंबर एक बात, सितंबर तक तो पूरी दुनिया में वैक्सीन आने की संभावना जो सबको उपलब्ध है नहीं मिल रहा। अब मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर जो पूरे कुल मिलाकर के जो खर्चा हो रहा है, मैं जिनको महामारियां मानता हूं, मैं 3-4 चीजों को बड़ी महामारी मानता हूं। पहली महामारी है इस दुनिया के अंदर भूख की, मतलब 25,000 लोग भूख से रोज मरते हैं। आज मेरी और अब आपकी जब बातचीत हो रही है, आज रात जब 12 बजेगी तब तक पूरे दिन में 25,000 लोग भूख से इस दुनिया में मर चुके होंगे। पूरी दुनिया के अंदर बीमारियों से मरने वालों की संख्या 91 लाख है, 91 लाख है। इस देश के अंदर ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से मरने वालों की संख्या 15 लाख है। इस देश से अधिक शराब पीकर के मरने वालों की संख्या 2.5 लाख, 2.5 लाख है। मेरा कहने का मतलब है कि भूख की चुनौती है, गरीबी की चुनौती है, असमता की चुनौती है। ये महामारी आज चली जाएगी। इसके पीछे की बहस के ऊपर भी पासवान जी बहुत लोगों को ध्यान देना चाहिए। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ये चीन लेकर के आया है, मतलब वो कह रहा है कि वुहान के अंदर उसने बनाने का काम किया है ना। जैसे कुछ अपने कुछ समुदाय के लोगों को कह रहे हैं ना कि ये लोग लेकर के आए हैं, है ना, ये लोग तो बम बन गए हैं। उसी तरीके से वो कह रहा है कि चीन के लोग लेके आए हैं। तो अमेरिका चीन को टारगेट कर रहा है क्योंकि वहां पर उसको वोट चाहिए। यहाँ पर हमारे जो है मोदी जी और उनके लोग कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। चीन के अंदर भी जो है अफ्रीका मूल के लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है क्योंकि उनको भी चाहिए कि अब वो कहें कि भाई ये लोग लेके आए, बचत करने का काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कोरोना दुश्मन है, उस दुश्मन से अगर आप लड़ेंगे भी तो कुल मिला के आपने जो वैज्ञानिकों की बात की, पूरी दुनिया ने बहुत तरक्की की है। इसीलिए ही अभी 50 लाख लोग संक्रमित हुए, 2 लाख लोगों की मौत पूरी दुनिया के अंदर हुई है। लेकिन विज्ञान की सीमाएं एक कोरोना वायरस ने बता दी है। पूरी दुनिया के अंदर जो डिफेंस बजट है वो 1.9 ट्रिलियन का है, जो हथियार खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत सरकार जो खर्च करती है वो भारत सरकार बजट के ऊपर खर्च करती है, डिफेंस के खर्च करती है 4.5 लाख करोड़ खर्च करती है। और हेल्थ पे कितना खर्च करती है? 61,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो समझिए। और अब WHO क्या कह रहा है? WHO कह रहा है कि भाई हम एक पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाना चाहते हैं जिसकी कीमत $8 बिलियन आएगी। अमेरिका ने कहा कि हम 1 पैसा नहीं देंगे, और अमेरिका 732
बिलियन डॉलर किसमें खर्च करता है? हथियारों के ऊपर खर्च करता है। तो उनका काम क्या है? दुनिया को लड़ाओ, भारत पाकिस्तान को लड़ाओ, दोनों जगह की सत्ता को चलाने का काम करो, दोनों जगह के लोगों को हथियार सप्लाई करने का काम करो। तो ये चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कोरोना तो खत्म हो जाएगा, है ना? कोरोना से हम बच जाएंगे, लेकिन ये जो कम्युनल उसका वायरस है, ये जो जातिवाद वायरा वायरस है, ये जो भूख से जो लोगों की मौत होती है, जो नशे से लोगों की मौत होती है, जो गरीबी से मौत होती है, और अब ये जो बेरोजगारी का वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा, इससे आत्महत्याएं बढ़ने वाली हैं, इससे लोगों की मौतें बढ़ने वाली हैं। ये बहुत बड़ा संकट है, पूरी दुनिया में हिंसा बढ़ने वाली है, और इसके लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। सबको मिलके सोचना पड़ेगा, सबको मिलके रास्ते बताने पड़ेंगे। मोदी जी पर छोड़ दोगे भक्तों तो ये देश नहीं चल पाएगा। सबको मिलके सोचना पड़ेगा, सब मिलकर के रास्ता निकालेंगे। राज्य सरकारें भी अपना काम करेंगी, सिविल सोसाइटी भी अपना काम करेगी, केंद्र सरकार भी अपना काम करेगी, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, और हमारे जो फ्रंट लाइन के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका भी काम उनका चलेगा। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, उनको विशेष तौर पर सलाम। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा वाला है कि कोई भी अपराध करता है तो वो अपराधी कोई धर्म जाति मजहब का नहीं होता है, मगर अभी देखने में आ रहा है कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही है, तो वो अभी जैसे महाराष्ट्र में हुई, और पहलू खान है, और ये बहुत सारे ऐसे मसले हुए अलग अलग। तो इसको आप कैसा देखते हैं कि क्या चीजें, जैसे अभी पाल घर के अंदर हुआ तो उसमें बोला पूरे भारत के कि हम वहां जाके ऐसा करेंगे, वो करेंगे। देखिए, तो इसके अंदर दो तीन एजेंडा बातें। देखिए, ये एक मसला, जैसे मैंने जहां से शुरू किया था, ये मसला अंधविश्वास का है, ये बात अफवाह का है ना? इसको राजनारायण जी बोलते थे काना फूसीबाद। मतलब जो है, अगर वहां से हेडक्वार्टर से चालू हो गया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो पूरे देश और दुनिया के अंदर गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो ये जो पूरा मसला है, आपको अफवाहों को रोकने का तरीका आपको विकसित करना पड़ेगा। ये देश प्यार मोहब्बत से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा। ये देश नफरत, घृणा, ईर्ष्या और हिंसा से नहीं चल सकता। ये बात लोगों को, आपको सीखनी चाहिए, सबको सीखनी पड़ेगी। इस देश का अस्तित्व ही विविधता के अंदर है। विविधता, प्राकृतिक विविधता भी, जातियों की विविधता भी, अपने जो हमारे अलग अलग किस्म के जो हमारे तौर तरीके हैं, खाने के तरीके हैं, सोचने के तरीके, रहने के तरीके, अलग अलग जो तरीके हैं, देश की विविधता ही इस देश की शान है और इस देश की अनिवार्यता है। और उस विविधता को बहुत अच्छे ढंग से जो एक जगह पर लाने का काम किया, वो भारत के संविधान ने किया है। बाबा साहब के अम्बेडकर के नेतृत्व के में जो संविधान बना, उसके अंदर हुआ है। उसको हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जो लोग संविधान को ही नहीं मानते, उनसे क्या कहा जाए? वो लोग तो हिंसा फैलाएंगे ही, वो तो अंधविश्वास फैलाएंगे ही, वो लोग तो लोगों को मरवाने का काम करने ही वाले हैं। इसलिए हमको सबको वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, इस सोच के साथ में आगे बढ़ने का काम करना चाहिए हम लोगों को। तो नीलम सर, आप कुछ क्वेश्चन? हाँ, वो कोई क्वेश्चन है? नहीं, अब तो मेरे ख्याल से पर्याप्त हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, आप अभी आज के परिवेश में जो हमारी भारत की मीडिया है, उसको कैसा देखते हैं आप? मीडिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए, समझने की जरूरत नहीं है आपको। ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया के अंदर ये जो आपने जैसे जूम का इस्तेमाल किया, आपके जैसे लोगों की इस समय देश में जरूरत है। अल्टरनेटिव मीडिया की जरूरत है, क्योंकि ये बिके हुए लोग हैं। सब चैनल केवल एक ही बात करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में नफरत फैलाते हैं। इनका केवल एक ही काम है कि मोदी की भाटगिरी करो, है ना, मोदी के यशगान करने का काम करो। ये केवल और केवल कॉरपोरेट के हित में चलने वाले चैनल हैं। ऐसे चैनल्स का बायकॉट होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। अल्टरनेटिव चैनल्स को लोगों को खुद बनाना चाहिए, खुद उनको शेयर करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों को पैसा देना चाहिए। भाई, आखिरकार कौन पैसा देगा? मान लीजिए आप मुझे नहीं मालूम, पासवान जी से मेरी पहले मुलाकात नहीं है, लेकिन पासवान जी अगर कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, अगर समाज के लोग उसको अगर सहयोग नहीं करेंगे, लिप सर्विस से काम नहीं चलता, नगद लगता है ना? तो भाई डॉक्टर सिंघम 100-500 रुपए तो दे सकता है, तो उसे देना चाहिए, है ना? राकेश जितना दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए। जो पूरे इस समय जो अल्टरनेटिव मीडिया है, मुझे लगता है कि अगर इस देश के अंदर वायर चल रहा है और सिद्धार्थ वरदराजन के ऊपर उनको नोटिस दिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश होती है, और आज अगर पूरे जो लोग पूरे के पूरे इस देश के अंदर मानवतावादी हैं, मतलब जो लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ने वाले लोग हैं, सबकी अगर गिरफ्तारियां की जा रही हैं,
लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, तो उनके पक्ष को अल्टरनेटिव मीडिया ही सामने ला सकता है और ऐसे मीडिया की मदद करने का काम करना चाहिए। तो मैं तो ये अपील करना चाहूंगा, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, आपकी जितनी हैसियत है उतना पैसा दो, गूगल से लेकर के और पीटीएम तक आपका 10 रुपया भी 100 रुपया भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। देने की आदत लोगों को डालनी चाहिए। मैं क्योंकि लगातार जिंदगी भर संगठन करता रहा हूं, मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि लोगों को देने में, मतलब लोग धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर देने में तो लाखों रुपए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अधिकारों की लड़ाई के लड़ने के लिए लोग पैसा देने को तैयार नहीं होते। वो किसानों को अपना ही देना पड़ता है और अपने ही कार्यक्रम करने पड़ते हैं। जो लोग हैं मतलब वो देने को तैयार नहीं होते। तो लोगों को देने की आदत डालनी चाहिए और हमें चैनल चाहिए। जो लोग मानते हैं कि हमारे को अल्टरनेटिव मीडिया चाहिए, उन्हें अल्टरनेटिव मीडिया को भी रेगुलर पैसा देने की आदत डालना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से हूं, अगर मैं हूं डॉक्टर सुनीलम है, पेंशन अगर उसके पास में आती है तो वो पेंशन अल्टरनेटिव काम में खर्च होनी चाहिए, है ना। वो पेंशन मेरे पास इसलिए आ रही है ना कि मुल्ताई के लोगों ने मुझे चुना है, तो मुल्ताई के लोगों ने चुना है तो वो मेरे को खाने कमाने के लिए पेंशन नहीं है, वो मेरे पेंशन इस काम के लिए है, मैं सार्वजनिक काम में उसका इस्तेमाल करूं। और ये हर व्यक्ति के लिए है कि आप समाज के लिए क्या देते हो। ये समाज का मतलब केवल आपकी जात नहीं है, समाज का मतलब एक व्यापक समाज है और ये पूरा देश है, इसके लिए आपको देने का काम करना चाहिए। जी, पूरा मानवता जो है। जी जी सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की। कहीं ना कहीं इससे मैं संदेश भी देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे जो चैनल में आप तो पैसे देने की बात कर रहे हैं, लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, अपना अंगूठे को सब्सक्राइब की बटन पर भी क्लिक करना नहीं चाहते हैं। यदि कुछ चीज अच्छी लगती है उसे लाइक भी नहीं करना चाह रहे हैं, उसे शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। बस वो लोग बोलते हैं गोदी मीडिया ऐसी है। पासवान जी बात ऐसी है, पासवान जी उसके लिए कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं, उसके लिए आपको कुछ विशेष किस्म की चीजें डालनी पड़ेंगी उसमें। जब आप विशेष चीजें डाल देंगे, है ना, तो फिर लोग उसको सब्सक्राइब करने लगेंगे ना। लोगों की भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कुछ इंतजाम करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, है ना। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन वैचारिक जो लोग हैं वो वैचारिक लोगों को तो जो है सब्सक्राइब भी करना चाहिए इस तरीके के चैनल को, और उनको आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। चलिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया डॉक्टर सुनीलम सर। हम आपसे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में जब भी कोई ऐसी बात हो, ऐसे कोई मुद्दे हो, हम आपसे संपर्क करें तो आप हमसे लगातार जुड़े, हमें भी आप मार्गदर्शन दें और हमारे दर्शकों को भी मार्गदर्शन दें। राकेश जी, आप जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया पासवान जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।